ओके। आज सीपीयू स्केड्यूलिंग को देखना है कि सीपीयू स्केड्यूलिंग में कौन कौन से एल्गोरिथम इन्वॉल्व हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसका क्या इंटरेक्शन है, और अभी तक जो प्रोसेस लेवल पे जितनी भी डिस्कशंस हमने की हैं तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्या विदाउट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम हम चल भी सकते हैं या नहीं, और उसके कुछ वेरिएंट्स भी देखने हैं। काफ़ी सारे स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के वेरिएंट्स हैं, टाइप्स ऑफ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं। मुख्तलिफ टाइम पे एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली हम उन्हें चेंज करते रहते हैं। तो सबसे पहले आउटलाइन देखते हैं कि आज के कंटेंट्स जो हमने कवर करने हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे स्केड्यूलिंग के, प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग को देखना। स्केड्यूलिंग का क्राइटेरिया डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ क्राइटेरिया हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सा स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम होना चाहिए। डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस करना है, और थ्रेड स्केड्यूलिंग को देखेंगे। इट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर आउटलाइन, क्योंकि थ्रेड्स हम प्रोसेसेस में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके लिए थ्रेड स्केड्यूलिंग को देखना यहाँ लाजमी है। तो थ्रेड स्केड्यूलिंग को हमने देखना है, और एट द एंड ऑफ द डे हमने मल्टी प्रोसेसर स्केड्यूलिंग, मल्टी कोर और मल्टी प्रोसेसिंग के कंसेप्ट्स को आपने जहन में रखना है। तो ये वो सारे कंसेप्ट्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अब हमने इस पे स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स अप्लाई किए हैं, या हम इससे डिस्कस भी कर चुके हैं कि बेसिकली इस तरह काम हो रहा होता है। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को, एक प्रोसेस अगर आपका सीपीयू रन कर रहा है तो किस टाइम उसने सेकंड प्रोसेस को स्केड्यूल करना है, किस टाइम उसने थर्ड प्रोसेस को स्केड्यूल करना है, प्रायोरिटी बेस पे प्रोसेसेस को किस तरह रन करना है। तो ये सारी चीजें अब हम किसी एल्गोरिदम के साथ अटैच करके विद द हेल्प ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एल्गोरिदम्स देखेंगे। आपने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को भी जहन में रखना है, आपने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को भी जहन में रखना है, आपने प्रोसेसेस के कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए, क्योंकि उन्हीं प्रोसेसेस के लिए तो हम स्केड्यूलिंग अप्लाई कर रहे हैं, उन्हीं प्रोसेसेस के लिए ही तो स्केड्यूलिंग होगी। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। एट द एंड ऑफ द डे देखेंगे कि हम एवेल्युएशन एल्गोरिथम की किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस आउटलाइंस कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमने एट द एंड ऑफ द डे इन पर्टिकुलर लेक्चर्स के बाद अचीव करने हैं। तो ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपने डिटेल से पढ़ लेने हैं। जब हम टॉपिक्स करेंगे तो इन ऑब्जेक्टिव्स का आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम इन्हें किस तरह अचीव कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दो तीन कंसेप्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है सीपीयू बर्स्ट, एक होता है इनपुट आउटपुट बर्स्ट। बाज़ औक़ात आपके सीपीयू की तरफ से काफी सारे ऑपरेशंस एक बर्स्ट की सूरत में आते हैं। अब वो लोड भी कर सकता है कंटेंट्स को, बाज़ औक़ात वो स्टोर करता है कंटेंट्स को, बाज़ औक़ात वो मूव करता है कंटेंट्स को, ठीक है। बाज़ औक़ात कोई एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है, बाज़ औक़ात वो फाइल को रीड कर रहा होता है, वो फाइल को राइट कर रहा होता है। अब ये छोटे छोटे ऑपरेशंस हैं जिन्हें हम सीपीयू बर्स्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे ऑपरेशंस आपको कहां नजर आ रहे हैं? एज अ होल आपके सीपीयू बर्स्ट है। इन सीपीयू बर्स्ट के अगेंस्ट बाज़ औक़ात आपको इनपुट आउटपुट बर्स्ट की भी जरूरत पड़ती है। प्रोसेस के लिए इनपुट आउटपुट, बाज़ औक़ात कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो इनपुट के बगैर आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, आप उसे कंप्लीट ही नहीं कर सकते। आपको उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान इनपुट की जरूरत पड़ती है, आपको उस प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान आउटपुट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इनपुट आउटपुट से रेलेवेंट हम स्टेट डायग्राम्स भी कर चुके हैं, और कब एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में होगा, अगर वो वेटिंग स्टेट में जाता है तो क्या होगा, अगर वो रेडी स्टेट में जाएगा तो क्या होगा। ये अगर आपको याद हो तो जब हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कर रहे थे, हर प्रोसेस से रेलेवेंट एक पीसीबी इनिशिएट कर रहे थे, और उसमें हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी की थी, तो वहां हमने इसे डिटेल से देखा था। यहाँ दो चीजें हैं आपके पास, एक आपके पास सीपीयू बर्स्ट है जिसे मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हमारे पास बाज़ औक़ात आप लोड कर सकते हो कंटेंट्स को या इंस्ट्रक्शन को, स्टोर कर सकते हो, एडिशन परफॉर्म कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन मूव कर सकते हो, रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो। इन्हीं प्रोसेसेस को बाज़ औक़ात इनपुट या आउटपुट की जरूरत पड़ेगी, तो वो इनपुट आउटपुट बर्स्ट की सूरत में हो रहा होता है। तो एज अ होल अगर आप इस पैराडाइम को देखें तो या तो आपके पास सीपीयू बर्स्ट्स होते हैं और या आपके पास इनपुट आउटपुट बर्स्ट्स होते हैं। तो इसे थोड़ा सा एनालाइज करना है।
मैक्सिमम सीपीयू की यूटिलाइजेशन हम डेफिनेटली किस तरह अचीव करते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग से। हम किस तरह अचीव करते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग से। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है कि एक वक्त में आपकी रैम में एक से ज्यादा प्रोसेसेस का होना, ठीक है। जब मेन मेमोरी में एक से ज्यादा प्रोसेसेस हैं तो डेफिनेटली। अब हमने मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में डिफरेंस भी देखा था, ठीक है ना, क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में वो एक प्रोसेस को कंप्लीट करेगा तो दूसरे पे जाएगा, ठीक है ना, एक प्रोसेस को कंप्लीट करके उसने दूसरे पे जाना है। मल्टीटास्किंग में ऐसा नहीं होता, आप एक टाइम स्लाइसिंग करते हैं, आप एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए एक प्रोसेस को रन करते हैं और उसके बाद आप दूसरे प्रोसेस पे जंप कर जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती है। सीपीयू इनपुट आउटपुट बर्स्ट साइकिल्स होते हैं। प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ साइकिल of CPU execution and input output wait। बाज़ औक़ात CPU bursts चल रहे होते हैं। CPU burst मीन काफी सारी instructions जो कि CPU बेसिकली कर रहा होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, जो कि CPU एग्जीक्यूट कर रहा होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। उन्हीं प्रोसेस के लिए इनपुट आउटपुट की भी जरूरत पड़ती है, तो वो एक इनपुट आउटपुट बर्स्ट बाज़ औक़ात आता है। CPU burst followed by input output burst। इसी तरह ही है ना, जब प्रोसेस होगा तो उसे इनपुट की जरूरत पड़ेगी ना, जब प्रोसेस कोई वैल्यू जनरेट करेगा तो उसे आउटपुट की जरूरत पड़ेगी ना, तो डेफिनेटली सीपीयू बर्स्ट फॉलोड बाय इनपुट आउटपुट बर्स्ट ही होता है। सीपीयू बर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ मेन कंसर्न। अब हमारे लिए मेन कंसर्न क्या है? सीपीयू बर्स्ट है। मैंने ये क्यों कहा कि हमारे लिए मेन कंसर्न सीपीयू बर्स्ट है? नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले आपके जहन में क्या ऐसी चीज आई है कि हमारे लिए मेन कंसर्न सीपीयू बर्स्ट? बिल्कुल सीपीयू में होते हैं, ठीक कह रहे हो आप, लेकिन मेन कंसर्न क्यों है? वो तो होते हैं। जब हम मेन कंसर्न की बात कर रहे हैं तो वो क्यों? याद रखें ये सीपीयू बर्स्ट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशंस के होते हैं, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन होती है ना कि रीड करो, इंस्ट्रक्शन होती है कि मूव करो, इंस्ट्रक्शन होती है कि एड्रेस को फेच करो किसी पर्टिकुलर रजिस्टर से, इंस्ट्रक्शन होती है कि लोड करो। तो सीपीयू बर्स्ट, एक चीज जहन में रखना, शायद फिर मुझे आप बता सको, सीपीयू बर्स्ट आपके पास बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन। इसके बरक्स मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि इनपुट आउटपुट बर्स्ट आपके पास लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं, ठीक है ना। कोई प्रोसेस जब इनपुट के लिए जाएगा तो डेफिनेटली वो इनपुट या तो किसी फाइल से फेच करके लाएगा, अगर फाइल से फेच करके नहीं लाता तो या वो खुद से प्रोवाइड करेगा एक्सटर्नल प्रॉम्प्ट में प्रोवाइड, तो उस पर टाइम तो लगेगा ना। लेकिन सीपीयू बर्स्ट तो विद इन स्प्लिट ऑफ सेकंड्स होता है, माइक्रो सेकंड्स, पिको सेकंड्स, ठीक है ना। तो याद रखें सीपीयू बर्स्ट बहुत सारे होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। इनपुट आउटपुट बर्स्ट आपके पास कम होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं। बाज़ औक़ात आपके प्रोसेस को, आपका प्रोसेस क्यों पीसीबी में अपनी स्टेट को मेंटेन कर लेता है? क्योंकि इंटरप्ट अकर होती है। खैर वो तो इंटरप्ट से रेलेवेंट चीजें हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ गए हो ना, इस बात को एक ग्राफ के जरिए मैं समझाना चाहता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है, नॉर्मली होता भी इसी तरह है। अगर आप देखें तो वाई एक्सिस पे यहां क्या आपको नजर आ रहा है? फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस पे बर्स्ट की ड्यूरेशन है, ठीक है ना, बर्स्ट की ड्यूरेशन है। तो जब बर्स्ट की ड्यूरेशन कम है, यहां से कम देखें, इनिशियली बर्स्ट की ड्यूरेशन कम है और इस तरह ये ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो बर्स्ट की ड्यूरेशन, जो भी बर्स्ट हैं, मैं यहां उसे नहीं, लेकिन हम पिछली स्लाइड पे पढ़ चुके हैं कि वो कौन सी बर्स्ट हैं, ठीक है ना, सीपीयू बर्स्ट हैं। तो जो बर्स्ट की ड्यूरेशन कम है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा मिल रही है ना। यानी कम ड्यूरेशन वाले बर्स्ट्स मोर फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहे हैं, यानी सीपीयू बर्स्ट्स आपके पास मोर फ्रीक्वेंटली ऑकर होंगे, और लॉन्ग ड्यूरेशन वाले बर्स्ट इतना फ्रीक्वेंटली ऑकर नहीं हो रहे। ये लाइन मुझे यही बता रही है ना, ठीक है ना, नीचे आ गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी मीन कि इतना फ्रीक्वेंटली वो ऑकर नहीं होते। बाज़ औक़ात हमें इनपुट की जरूरत पड़ती है, या एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हमें 2 दफा इनपुट की जरूरत पड़ेगी, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हमें 3 दफा शायद आउटपुट की जरूरत पड़े, या एक ही दफा आउटपुट की जरूरत पड़े। अगर एट द एंड ऑफ द डे आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, मोस्टली एक ही बार पड़ती है।
लेकिन वो प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए आपके बहुत सारे स्मॉल ड्यूरेशन के सीपीयू बर्स्ट्स यूटिलाइज कर रहा होता है, ऐसा ही है ना? ठीक है, तो इस चार्ट से बेसिकली लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट बर्स्ट्स एंड स्मॉल नंबर ऑफ लॉन्गर बर्स्ट्स। अब हम ये देख चुके हैं कि इनपुट आउटपुट बर्स्ट किस कैटेगरी में आते हैं? सेकंड वन में, ठीक है ना? और सीपीयू बर्स्ट किस कैटेगरी में आते हैं? इस पर्टिकुलर स्लाइड में। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है ताकि हम आगे जी ये जो ये तो कम नहीं हो रहा सर? हाँ बिल्कुल कम हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है ना ये ड्यूरेशन जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये देखें, ठीक है ना? लेकिन यहाँ ड्यूरेशन कम है। यहाँ क्या होगा? यहाँ से 0 होगा, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ 1 होगा, मैं डिस्क्रीट वैल्यूज में बता रहा हूँ। 1 मिली सेकेंड, यहाँ 2 मिली सेकेंड का होगा, मिली सेकेंड का नहीं, इससे भी कम में होता है, ठीक है ना? और यहाँ तो जितना बर्स्ट ड्यूरेशन बढ़ रही है तो उतना फ्रीक्वेंटली वो ऑकर नहीं हो रहा ना। तो हम पिछले स्लाइड में वहां से हमने तमहीद बांधी इसलिए थी सीपीयू बर्स्ट और इनपुट आउटपुट बर्स्ट, कि इस चार्ट में फिर सीपीयू बर्स्ट कहाँ लाई करते हैं? यहाँ लाई करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे हमें चाहिए होते हैं। इंटरनली आपका सीपीयू बहुत सारी कंट्रोल सिग्नल को इन्वोक करके अपने प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर रहा होता है, ठीक है? लेकिन अगर आप इसके बरक्स देखो तो एक प्रोसेस को 2 बार इनपुट की जरूरत पड़ेगी, 3 बार इनपुट की में भी जरूरत पड़े, और मोस्टली ऐसा होता है एक ही बार आउटपुट की जरूरत पड़ती है। एट द एंड ऑफ द डे आप डिस्प्ले करते हो आउटपुट को, ठीक है? बाज़ों का दरमियान में भी करते हो, ठीक है ना, अगर आप खुद करवाना चाहो तो ये नॉर्मली बिल्कुल लॉजिकली ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? ओके, अब अगर सीपीयू स्केड्यूल, अब यहाँ ये चीजें जब हो रही हैं, डेफिनेटली ये तो हमने एक प्रोसेस से रेलेवेंट बात की। आपका सीपीयू तो एक वक्त में बहुत सारे प्रोसेसेस को रन कर रहा होता है। जब वो बहुत सारे प्रोसेसेस को रन कर रहा होता है तो आपके सीपीयू ने डेफिनेटली स्केड्यूलिंग करनी है। आपके सीपीयू ने, आपका तो एक ही सीपीयू है, वो एक वक्त में एक ही प्रोसेस को टाइम दे सकता है, तो उसने कब P1 प्रोसेस को टाइम देना है, कब उसने P2 प्रोसेस को टाइम देना है, ये स्केड्यूलिंग है, ठीक है ना? ये आपका स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम डिसाइड करेगा कि उसने किस पर्टिकुलर प्रोसेस को किस वक्त इन्वोक करके उसे ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। बाज़ औक़ात कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सबसे पहले मैं ही प्रायोरिटी पे रहूं, तो प्रायोरिटाइज्ड बेस्ड स्केड्यूलिंग भी हमें करनी पड़ेगी, ठीक है ना? एक प्रोसेस सबसे लास्ट में आया होगा लेकिन उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना? तो ये बातें मेरी जहन में रखना, हम ये सारी चीजें आज एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे। बाज़ औक़ात कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूरेशन कम होती है, ठीक है ना? तो कुछ एल्गोरिथम्स हमारे पास ऐसे हैं कि वो कम ड्यूरेशन वाले प्रोसेस को उठा के पहले रन करेंगे। मैंने ये क्यों कहा, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है? देखें, मेरे पास लेट सपोज 4-5 प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4, ठीक है ना? P1 10 मिली सेकेंड ले रहा है कंप्लीट होने में, P2 8 मिली सेकेंड ले रहा है, P3 15 मिली सेकेंड ले रहा है, P4 प्रोसेस जो सबसे आखिर में था वो 3 मिली सेकेंड ले रहा है। अब अगर आप कहो, आप बजे दो, आपने एक ऐसा एल्गोरिथम लगाया है जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे है, जो पहले आएगा, पहले तो P1 आया था, उसके बाद P2 आया था, उसके बाद P3 आया, उसके बाद P4, लेकिन ये चीज जहन में रखना कि P4 प्रोसेस सबसे कम टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि आपका एल्गोरिथम ऐसा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था, तो आपका एक ऐसा प्रोसेस जिसे बहुत कम टाइम चाहिए। बाज़ औक़ात जब आप मार्केट जाते हो, 3-4 लोग खड़े होते हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर लेते हो ना, यार मैंने बस थोड़ी सी चीज लेनी, ठीक है ना? जल्दी थोड़ी सी चीज नहीं होती, ठीक है ना? वो ज्यादा ही होती है, लेकिन यहां वो थोड़ी ही चीज है। जो एग्जाम्पल हमने ली है, P4 प्रोसेस यार 3 मिली सेकेंड का है और बाकी प्रोसेस 10 मिली सेकेंड के हैं। अब एक ऐसा प्रोसेस जो कि बहुत कम टाइम उसे चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, वो वेट कर रहा है उन प्रोसेसेस की वजह से जिन्हें ज्यादा टाइम चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स यूज करने पड़ेंगे कि हमें कम ड्यूरेशन वाला प्रोसेस सबसे पहले सॉल्व करना होगा, और होना भी चाहिए। वो प्रोसेस क्यों वेट करे, ठीक है? आपका स्केड्यूलर ऐसा होना चाहिए जो कि इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना? वो 2 मिली सेकेंड के लिए बेचारा 24 मिली सेकेंड वेट कर रहा है,
ठीक है, तो कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स भी हैं, कुछ डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं जिनके लिए हाइपर पैरामीटर हमें इन्वोक करना होगा, मीन के जिस तरह राउंड रॉबिन एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्वांटम इंप्लीमेंट करना होता है, उस क्वांटम के बेस पे बेसिकली सारी चीजें रन हो रही होती हैं। तो आज हम ये देखेंगे, ठीक है ना, सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। The CPU scheduler selects from among processes, सारी डिस्कशन हमारी किसके गिर्द रिवॉल्व कर रही होगी, प्रोसेसेस के गिर्द। आपने रेडी क्यू में देखना है, डेफिनेटली आपका प्रोसेस स्टेट्स तो हमें पता है ना, आपका प्रोसेस बेसिकली वेटिंग स्टेट में होता है, उसके बाद रेडी स्टेट में जाता है, रेडी स्टेट के बाद रनिंग स्टेट में जाता है। तो ये स्टेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद डायग्राम्स। तो वो रेडी क्यू में देखेगा कि कितने प्रोसेसेस बेसिकली वेट कर रहे हैं और उन्हीं प्रोसेसेस को स्केड्यूल करने की कोशिश करेगा। एलोकेट्स अ सीपीयू कोर टू वन ऑफ देम। एलोकेट्स का मतलब डेफिनेटली वो अपनी स्केड्यूलिंग कर रहा है बैक एंड पे। क्यू में बी ऑर्डर्ड इन वेरियस वेज। अब हम क्यू को देखते हैं कि वो ऑर्डर्ड किस तरह होगी। 4 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 2 स्लाइड्स इन्हीं 4 पॉइंट्स में। स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग स्टेट। एक प्रोसेस है जो कि रनिंग से वेटिंग स्टेट में जा रहा है। रनिंग से किस में जा रहा है, वेटिंग स्टेट में। प्लीज इन स्टेट्स पे तवज्जो देना। मैं फोर्थ पे डायरेक्ट जा रहा हूं, ठीक है ना, किसी वजह से जा रहा हूं। फोर्थ ऑप्शन आपके पास है, एक प्रोसेस टर्मिनेट कर जाता है। मैंने 2 आपको बताई हैं, एक 1 बताया, एक 4 बताया। मैं 1 को 4 से इसलिए मिला रहा हूं क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरी में लाए करते हैं, और 2 को 3 से इसलिए मिलाऊंगा क्योंकि वो डिफरेंट कैटेगरी में लाए करते हैं, ठीक है ना। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं 2। एक कैटेगरी है स्विच, एक प्रोसेस है जो कि रन हो रहा था लेकिन अचानक वो वेटिंग स्टेट में चला गया है। क्यों जाएगा इकरा, क्यों जाएगा वेटिंग स्टेट में? शाबाश, बाज़ औक़ात उसे इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इंटरप्ट अकर हुई है और उसने इनपुट आउटपुट के लिए वेट करना चाहा तो वो वेटिंग स्टेट में चला गया। एक प्रोसेस बिल्कुल टर्मिनेट ही कर जाता है। अब 2 और 3 को देखें, इन दोनों को याद रखना है आपने। स्विचेस फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट। आपका प्रोसेस रन हो रहा था लेकिन वो किस स्टेट में चला गया है, रेडी स्टेट में चला गया है। और स्विचेस फ्रॉम वेटिंग टू रेडी स्टेट, ठीक है ना, आपका प्रोसेस बेसिकली वेट कर रहा था, अब वो रेडी स्टेट में चला गया, ठीक है ना। इन दोनों को एलैबोरेट करते हैं कि किस कैटेगरी में ये लाए करते हैं और इन दोनों को देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में लाए करते हैं। 1 और 4 में देयर इज नो चॉइस इन टर्म्स ऑफ स्केड्यूलिंग। मैंने ये इसलिए कहा, याद रखें 1 और 4 के केस में अ न्यू प्रोसेस मस्ट बी सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन। जब भी ये फर्स्ट और लास्ट स्टेट में जाएगा ना आपका प्रोसेस, फर्स्ट और फोर्थ, तो आपका न्यू प्रोसेस लाजमी सेलेक्ट होगा, ठीक है। अ न्यू प्रोसेस मस्ट बी सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन। सिचुएशन 2 एंड 3 के लिए वो कह रहा है कि देयर इज अ चॉइस, देयर इज अ चॉइस। अब मुझे आप लोग बताओ, चले मैं पहला वाला बता देता हूं आपके लिए, दूसरा वाला मुझे आपने बताना है, ठीक है ना। पहले वाले केस में एक प्रोसेस जब तक फुली कंप्लीट नहीं हुआ आपने दूसरे प्रोसेस पे नहीं जाना। पहले वाले केस में जब एक प्रोसेस रन हो रहा है और वो फुली कंप्लीट नहीं हुआ तो आपने दूसरे प्रोसेस पे नहीं जाना, ठीक है ना। लेकिन दूसरे वाले केस में 2 और 3 लाए करते हैं, सेकंड और थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। मैं कैटेगराइज तो कर चुका हूं, मैं नाम नहीं ले रहा सिर्फ उनके। दूसरे वाले केस में अगर एक प्रोसेस रन हो रहा है और अगर एक प्रायोरिटी बेस्ड वाला प्रोसेस आ जाए, इंटरप्ट अकर हो जाए, ठीक है ना, तो वो इस प्रोसेस को स्टॉप करके दूसरे प्रोसेस पे चला जाएगा, यानी इस प्रोसेस को पीसीबी में इसकी स्टेट को मेंटेन करके दूसरे प्रोसेस पे चला जाए, ठीक है ना। इन दोनों को समझ गए हो ना। जो फर्स्ट और फोर्थ है ये अगर ऑकर होते हैं, ठीक है ना, इन दोनों केसेस में ये कैसी कैटेगरी से लाए करते हैं कि उस कैटेगरी में जब तक एक प्रोसेस फुली कंप्लीट नहीं हुआ आप दूसरा प्रोसेस नहीं रन कर सकते। जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है ये एक ऐसी कैटेगरी में है, अगर एक प्रोसेस रन हो रहा है और इंटरप्ट अकर होती है तो इंटरप्ट को हाई प्रायोरिटी दी जाएगी। तो एक टर्मिनोलॉजी होती है प्रीएम्प्टिव, एक टर्मिनोलॉजी होती है नॉन प्रीएम्प्टिव। जो पहला वाला केस है ये नॉन प्रीएम्प्टिव है आपका। पहला वाला केस क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव है, और दूसरा वाला केस आपका क्या है, प्रीएम्प्टिव, ठीक है। अब हम इससे डिस्कस करते हैं।
When scheduling takes place under the circumstances 1 and 4, 1 and 4 रनिंग से आप वेटिंग में गए या आपने टर्मिनेट ही कर दिया प्रोसेस को, ठीक है ना, तो आपका इन केस अगर आप दूसरे वर्ड्स में इसे देखें तो जब तक एक प्रोसेस फुली कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है ना, तो आप दूसरा प्रोसेस रन नहीं कर सकते। ये कौन सी स्टेज है आपके पास? नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। और जिसमें इंटरप्ट्स ऑकर हो सकती हैं, जिसमें इंटरप्ट्स ऑकर होके वो आपको दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करने की इजाजत देगा, वो आपका प्रीएम्प्टिव है। Under non-preemptive scheduling, once the CPU has been allocated to a process, the process keeps the CPU until it releases it, either by terminating or by switching to the waiting state. वो दोनों पॉइंट्स इसमें आ गए, ठीक है ना। टर्मिनेट और वेटिंग स्टेट में तो डेफिनेटली ठीक है, लेकिन जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ आप दूसरा प्रोसेस रन नहीं कर सकते। दूसरे केस में आप कर सकते हैं। कौन सा मोस्टली आजकल यूज हो रहा है? हाँ, नहीं, एल्गोरिदम की बात नहीं कर रहा मैं, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। इस टाइम हमने एल्गोरिदम्स पढ़े ही नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि आप किसी स्पेसिफिक, अभी अगर मैंने किसी एल्गोरिदम का नाम ही नहीं लिया पिछले डिस्कशन में, हालांकि हम सारे डिस्कस कर रहे हैं जी, प्रीएम्प्टिव, मोस्टली प्रीएम्प्टिव। आप इंटरप्ट्स की इजाजत दे दो, जितना फ्लेक्सिबल रखोगे। हाँ, उसके प्रोस एंड कॉन्स हैं, ठीक, ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्मूथ है, उसके प्रोस एंड कॉन्स अपनी जगह है, लेकिन आप फ्रीली छोड़ दो, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को टाइम मिल सके। ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस इंटरप्ट्स अगर होंगी, आपका एक प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाएगा, दूसरा प्रोसेस आएगा, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए रन होगा, उसमें भी अगर इंटरप्ट अगर हुई तो आपका वो वाला प्रोसेस पीसीबी में जाएगा, स्टेट को मेंटेन करेगा और दूसरे प्रोसेस पे चला जाएगा। तो मोस्टली आप प्रीएम्प्टिव अप्रोच यूज करते हो, तो ये दोनों आपके जहन में होनी चाहिए। जब हम आगे जाएंगे तो डेफिनेटली ये लिंक्ड है सारा कुछ। अगर आप पिछले लेक्चर्स देखें तो वो सारे प्रोसेसेस का लेक्चर आपके जहन में होना चाहिए, तो फिर ये सारी चीजें होंगी, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने एक टेबल के जरिए समराइज किया है। अब हम देखते हैं कि प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, हमने तो डायरेक्टली कह दिया कि डेफिनेटली मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज आजकल मोस्टली प्रीएम्प्टिव अप्रोच को यूज करती हैं, लेकिन प्रीएम्प्टिव के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, वो हम देखते हैं। हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस कंट्रोल देखेंगे, हम ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल यूज केस देखेंगे, हम इट मींस के एप्लीकेशन सिनेरियो, हम ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड देखेंगे कि किस में ओवरहेड ज्यादा है, हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और एग्जांपल एल्गोरिथम्स देखेंगे, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन इंटरप्ट अ प्रोसेस, बिल्कुल प्रीएम्प्टिव में कर सकता है। प्रोसेस रन्स अंटिल द कंप्लीशन और रिलीज, इट्स नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच। फर्स्ट एंड 4 पॉइंट, ठीक है। आपके रियल टाइम एप्लीकेशंस में और इंटरैक्टिव सिस्टम्स में मोस्टली ये यूज होता है। बैच प्रोसेसिंग में बहुत लंबे लंबे प्रोसेसेस में यूज होता है। लंबे लंबे प्रोसेस, वो तो खुद कह रहा है कि एक प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हुआ तो आप अलाउ करो उसे, ठीक है ना। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोसेसेस, जितने बैक एंड पे इलेक्ट्रिसिटी बिल के प्रोसेसेस, पूरा मंथ आपकी बैच प्रोसेसिंग चल रही होती है और एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है ना, आप एक रिपोर्ट जनरेट करते हो। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि बैच प्रोसेस में, जो कि ज्यादा टाइम लेती हैं बेसिकली एग्जीक्यूट होने के लिए। अगर आप मंथ पे नहीं जाते तो डे बाय डे करें, पूरे दिन में जितनी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन हुई उसकी एक रिपोर्ट जनरेट की, दूसरे दिन जितनी हुई उसकी एक रिपोर्ट, एट द एंड ऑफ द डे आपको मंथ की रिपोर्ट चाहिए और वो आपके सामने है। ओवरहेड की फॉर्म में अगर आप देखें तो डेफिनेटली आपके प्रीएम्प्टिव में ओवरहेड आपको ज्यादा नजर आएगा नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच से, क्योंकि आप स्विचिंग कर रहे हैं। जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, जब आप एक प्रोसेस से दूसरा, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जब आप P1 प्रोसेस से P2 प्रोसेस पे जाते हैं तो P1 प्रोसेस की स्टेट को मेंटेन करने के लिए पीसीबी में आप सारी इंफॉर्मेशन आपको रखनी पड़ती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, ठीक है। और दूसरी तरफ आप P2 प्रोसेस के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ताकि आपको पता चले कि P2 पहले कितना चल चुका है, P2 कितने ड्यूरेशन के लिए और रहता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में डेफिनेटली आपका टाइम भी लगेगा, आपकी टाइम कंजम्पशन बहुत ज्यादा होती है। इन केस अगर आप नॉन प्रीएम्प्टिव में देखें तो फ्यूअर कॉन्टेक्स्ट स्विचेस होते हैं, लॉन्गर ड्यूरेशन के प्रोसेसेस आपके पास होते हैं। आपके पास प्रोसेस जब तक कंप्लीट ना हो आप दूसरे प्रोसेस पे नहीं जाते, ठीक है। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते थे, वहां मैंने पिछले स्लाइड पे लिखा हुआ है कि अ न्यू प्रोसेस विल बी एक्टिवेटेड। तो डेफिनेटली एक चीज जहन में रखें, उसमें भी अगर आप वेटिंग स्टेट में किसी प्रोसेस को लेके जाते हैं तो अगला प्रोसेस तो आएगा ना,
आपका सीपीयू वेट तो नहीं करेगा, लेकिन उन दोनों कंडीशन के अलावा आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा आप कोई दूसरा प्रोसेस इन्वोक नहीं करेंगे। ये चीज आपने जहन में रखनी है। और ये कुछ एग्जाम्पल एल्गोरिदम्स हैं, यही एल्गोरिदम हमने वन बाय वन करने हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट करना है, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये सारे एल्गोरिदम्स हैं जो हमने इंशाल्लाह आज कंप्लीट करने। ओके, अब प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग में आपकी रेस कंडीशन कैसे ऑकर होती है? वैसे रेस कंडीशन थी क्या नबी, अगर मुझे बताए, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में? शाबाश, ठीक है। रेस कंडीशन एक ऐसे स्लॉट पे आप एक्सेस करना चाह भी, प्रोड्यूसर ने डेटा प्रोड्यूस ही नहीं किया, ठीक है ना, कोई पैकेट प्रोड्यूस ही नहीं किया, और आपका कंज्यूमर कंज्यूम करने आ गया है, रिसीव करने आ गया है। यहां भी कुछ इसी तरह का ही है, ठीक है। प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग कैन रिजल्ट इन रेस कंडीशन, ठीक है ना। प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग कैन रिजल्ट इन व्हेन डेटा आर शेयर्ड अमंग सेवरल प्रोसेसेस। याद रखें, ये उस केस में जब आपने एक फाइल सर्वर पे रखी हुई है और आप सारे के सारे यूजर्स उस एक ही फाइल में अपडेशन कर रहे हो, ठीक है ना। आप सारे के सारे यूजर्स एक यूजर, हमने दो प्रोसेसेस इन्वोक किए हैं, यूजर U1 ने प्रोसेस इन्वोक किया, यूजर U2 ने प्रोसेस इन्वोक किया है। U1 और U2 दोनों के दोनों इस सर्वर को एक्सेस करके एक ही फाइल में, एक रीड कर रहा था, एक अपडेट कर रहा था और दूसरा रीड करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो जो रीड करना चाह रहा है, अपडेट करने वाला अपडेट तो कर रहा है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन पुरानी हो गई थी, लेकिन अभी तक उसने कमिट नहीं किया, ठीक है ना। कमिट इज अ टर्मिनोलॉजी इन डेटाबेस। अभी तक उसने सेव नहीं किया, लेकिन वो दूसरा जो रीड कर रहा है वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन रीड कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो दिस समझ आई है मेरी बात की? एक फाइल ऑलरेडी मैंने इस सर्वर पे सेव की हुई है, एक्सेल शीट है जिसमें मैंने कुछ डेटा रखा हुआ है, सीपीयू, मुख्तलिफ लैपटॉप की प्राइसेस थी, ठीक है ना, HP की, डेल की, मुख्तलिफ बैटरीज की प्राइसेस थी, ठीक है ना। ये दो यूजर U1 और यूजर U2, आप दोनों ने उस पर्टिकुलर एक्सेल शीट को एक्सेस किया क्योंकि वो सर्वर पे डिप्लॉयड थी। आप रीड करना चाहते थे और क्योंकि ये मार्केट से नो हाउ रखती थी, तो इसने जब उस फाइल को रीड किया तो इसे वो आउटडेटेड फाइल लगी, तो वो उस फाइल को अपडेट कर रही थी, प्राइसेस को अपडेट कर रही थी, HP की प्राइसेस को, डेल के प्राइसेस को। जिस टाइम ये अपडेट कर रही थी उसी टाइम आप रीड कर रही हो, क्योंकि शेयर डेटा है, आप दोनों देख सकते हो। उस टाइम जब आप रीड करोगी तो डेफिनेटली आपको आउटडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि इसने अभी तक सेव नहीं किया, इसने अभी तक कमिट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, ठीक है ना। तो अब ये रेस कंडीशन सॉर्ट ऑफ ऑकर हो गई है। आप दोनों दो प्रोसेसेस हो ना, ठीक है। आपने एक फाइल को एक्सेस किया है ना, हम ऑलरेडी क्लेम कर रहे हैं कि शेयर डेटा है, वो फाइल बेसिकली शेयर डेटा है आपका। एक अपडेट कर रहा है लेकिन उसने अभी तक 100% अपडेट नहीं किया, दूसरा उसे रीड कर रहा है लेकिन उसे आउटडेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है क्योंकि उसने अभी तक कमिट ही नहीं किया। तो ये सॉर्ट ऑफ रेस कंडीशन है। देखिए, while one process is updating the data, it is preempted so that the second process can run, ठीक है ना। To get the second process then tries to read the data which are an inconsistent state। तो इनकंसिस्टेंसी ये होती है कि अभी तक आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही, ठीक है। तो ये इशू चैप्टर 6 में बार बार इसलिए कह रहा हूं कि वहां सिंक्रोनाइजेशन, पिछली बार भी बार बार मैं आ रहा था, ये एक फ्लो में चल रहा है, तो वहां सिंक्रोनाइजेशन के एल्गोरिदम्स हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज, हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर में भी कहा कि सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। तो वो चैप्टर 6 उसके लिए डेडिकेटेड नेक्स्ट चैप्टर है वो, तो वो जब हम करेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन से रेलेवेंट मुख्तलिफ देखेंगे। अब देयर इज अ मॉड्यूल दैट इज नोन एज डिस्पैचर। डिस्पैचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिस्पैचर मॉड्यूल क्या करता है? गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस selected by the CPU scheduler। CPU scheduler, अब आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग याद करनी पड़ेगी। जब आप P0 प्रोसेस रन कर रहे थे और अचानक इंटरप्ट अकर हुई, किसके लिए? P1 प्रोसेस के लिए। अब ये डिस्पैचर ही है जो आपको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ लेके जाता है, ठीक है ना। अब देखें, P0 प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग, ठीक है ना।
आपने क्या किया, सेव स्टेट इनटू पीसीबी नॉट, पी नॉट प्रोसेस के लिए एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को इन्वोक किया और पी नॉट प्रोसेस की स्टेट को कहां मेंटेन रखा, पीसीबी नॉट में, ठीक है ना। अब पीसीबी नॉट में स्टेट में जाहिर बात ये प्रोसेस कितनी देर के लिए रन हो चुका है, कितनी ड्यूरेशन के लिए और रन होगा, लेंथ इसकी कितनी है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। और उसके बाद आप रिस्टोर करोगे पीसीबी 1 को, क्योंकि इंटरप्ट किसके लिए ओकर हुई थी, P1 प्रोसेस के लिए, और आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दोगे। नाउ स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट को आपने देखना है, स्विचिंग टू द यूजर मोड, डेफिनेटली यूजर मोड के साथ आपका स्विचिंग टू द यूजर मोड मीन कर्नल मोड और यूजर मोड सिंक्रोनाइज्ड होके ही चलेंगे, ठीक है ना। विदाउट यूजर मोड भी कुछ नहीं हो सकता, यूजर मोड से ही रूटीन्स ने इन्वोक होना है, ठीक है ना। सिस्टम कॉल्स आएंगी, बेसिकली आपकी इंटरप्ट्स जनरेट होंगी, उस इंटरप्ट्स के अगेंस्ट किसी न किसी रूटीन ने इन्वोक होना है, और आपकी रूटीन किसका हिस्सा है, कर्नल का हिस्सा, ठीक है। तो ये रह नहीं सकते एक दूसरे के बगैर। Jumping to the proper location in the user program to restart that. To restart mean P1 प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट भी करना है, P1 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करके दोबारा P0 पे भी जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब डिस्पैच लेटेंसी क्या है, तो ओवरऑल आपके लिए कौन सा मॉड्यूल ये परफॉर्म कर रहा है, डिस्पैच मॉड्यूल, डिस्पैचर मॉड्यूल, ठीक है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपके लिए कौन कर रहा है, डिस्पैचर मॉड्यूल का, ठीक है। अब डेफिनेटली इस पे टाइम तो लगेगा ना, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जाने का, और यही चीज अगर आपके जहन में हो तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, क्योंकि आपका P0 से P1 के एग्जीक्यूट के दरमियान जो टाइम है, ठीक है ना, वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, जितना मिनिमम होगा उतना सीपीयू के लिए एफिशिएंट है, ठीक है ना। क्योंकि हम सीपीयू को आइडल नहीं रखना चाहते, सीपीयू को हम जितना यूटिलाइज करेंगे उतना हमारे लिए क्या होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर रनिंग, हम ऑलरेडी ये काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आपने एक प्रोसेस को स्टॉप करना है और दूसरे प्रोसेस को रन करना है, तो इस दौरान जितना टाइम लग रहा है वो डिस्पैच लेटेंसी आपकी। तो ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्पैचर मॉड्यूल का आपको पता चल गया कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल। डिस्पैच लेटेंसी का आपको पता चल गया कि दूसरे प्रोसेस को एक्टिवेट करने तक का टाइम, ठीक है, डिस्पैच लेटेंसी कहलाता है। अब स्केड्यूलिंग का क्राइटेरिया, डेफिनेटली हमने अपने लिए कुछ गोल्स रखने हैं। अगर हम गोल नहीं रखते, जब भी आप कुछ भी स्टार्ट करते हो लाइफ में, तो डेफिनेटली आपके सामने एक गोल होता है। अगर वो गोल ही ना हो तो आप उसे अचीव करने के लिए मेहनत ही ना करो। इस टाइम आपका गोल ये है कि आपने अच्छी से अच्छी रिसर्च करनी है, आपने अच्छे से अच्छा एमएस करना है, उसके लिए आप आ रहे हो, टाइम कंज्यूम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ठीक है ना, मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ अप्रोचेस आप यूज कर रहे हो उसके लिए, तो गोल्स आपके होने चाहिए। हमने सीपीयू की यूटिलाइजेशन को बेहतर से बेहतर करना है। सीपीयू की यूटिलाइजेशन तब बेहतर होगी जब सीपीयू का आइडल टाइम कम से कम होगा। कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। हमने थ्रूपुट को देखना है। थ्रूपुट जब हम नेटवर्क में डिस्कस करते थे तो क्या होता था, वो पैकेट्स जो कि आपके डेस्टिनेशन पे सक्सेसफुली रिसीव हो रहे हैं। अगर मैं 100 पैकेट्स आपको सेंड कर रहा हूं और 100 में से 80 पैकेट्स आप सक्सेसफुली रिसीव करते हो फर्स्ट टाइम, फर्स्ट रीट्रांसमिशंस उसमें नहीं आती, ठीक है ना, मैं अज्यूम करता हूं, तो आपकी थ्रूपुट एफिशिएंसी कितनी है, 80%। 80% आपकी थ्रूपुट एफिशिएंसी है। थ्रूपुट, नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट, ठीक है ना, किसी स्पेसिफिक टाइम यूनिट में। अब ये सेकंड भी हो सकता है, मिली सेकंड भी हो सकता है, माइक्रो सेकंड भी हो सकता है। कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है ना, जो भी यूनिट आपके सीपीयू ने डिफाइन किया हुआ। टर्न अराउंड टाइम, ये सारा हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है आगे, तो प्लीज ये सारी चीजें आपके जहन में। टर्न अराउंड टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर प्रोसेस, एक प्रोसेस के स्टार्ट होने से उसके कंप्लीट होने तक का टाइम टर्न अराउंड टाइम, ठीक है ना, इसे जहन में रखना। वेटिंग टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज बीन वेटेड इन द रेडी क्यू, ठीक है ना, आपका प्रोसेस रेडी क्यू में जितना वेट कर रहा होता है वो वेटिंग टाइम है। तो हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे
हम इसे राउंड रॉबिन के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, हम इसे शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, हम इसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, हम इसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे रिस्पॉन्स टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड अंटिल द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड। तो होपफुली आप इससे समझ गए होंगे, ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।